तमाम लोग जो इस साजिश में आलाकार बने और जिन्होंने मौके के ऊपर तोड़फोड़ जलाओ गिराव किया, उन सबको सजाएं सुनाई गई हैं। जरूरत इस बात की है कि इसका जो मास्टरमाइंड है उनको भी कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। मुज़ाकरात के कट ऑफ के लिए जो एक टाइम फ्रेम है वो जनवरी एंड है। हम 31 जनवरी तक इस मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। 2 तारीख को हुकूमत को भी ये बात फॉर्मली आगाज कर दी जाएगी और आज आपके जरिए भी पहुंच जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। मुज़ाकरात के लिए पीटीआई की तरफ से एक अहम शर्त ये रखी गई थी कि जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी रिहाई यकीनी बनाई जाए, मगर वो एक तरफ रहा है मामला। आज की अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि मजीद 60 पीटीआई के कारकुनान को फौजी अदालत ने सजा सुना दी है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सजाओं का दौरानिया 2 साल से 10 साल कैद बामुशक्कत है। 10 साल कैद की सजा पाने वालों में इमरान खान के भांजे हसन नियाजी भी शामिल हैं, जबकि 2 साल कैद की सजा पाने वालों में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले पीटीआई के रहनुमा मोहम्मद मियां इबाद और मियां महमूद रशीद साहब के दामाद हैं मियां उस्मान अकरम, वो भी शामिल है। फौजी अदालत ने रिटायर्ड फौजी अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम को भी 6 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। ISPR के इस बयान के मुताबिक यह भी कहा गया है कि कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज इंसाफ और रियासत के नाकाबिल तस्खीर रिट को बरकरार रखने के अपने आज़म के ऊपर साबित कदम है। आज 60 सिविलियंस को दी गई ये जो सजा है, इसके हवाले से एक और अहम बात यह है कि 2 रोज कबल मगरबी ममालिक की जानिब से फौजी ट्रायल पर तशवीश का इजहार किया गया था और पाकिस्तान से मुतालबा किया गया था कि जो इंसाफ के तकाजे हैं उनको यकीनी बनाया जाए, लेकिन अब आज ये डेवलपमेंट सामने आई है। दूसरी तरफ हम अगर मुज़ाकरात की बात करें, क्योंकि पीटीआई के साथ हुकूमत इंगेज कर रही है, तो इस सिलसिले में आज पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की अडियाला में इमरान खान से मुलाकात करवाई गई, जिसके बाद कमेटी के तर्जुमान हामिद रजा साहब ने ऐलान किया कि पीटीआई अपनी जो दोनों शराइत हैं उनके ऊपर कायम है और मुज़ाकराती अमल को मुकम्मल करने के लिए जो नई बात आज कही गई उसकी डेडलाइन पीटीआई कहती है कि 31 जनवरी है, उससे ज्यादा इस मामले को तवील न किया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पीटीआई ने तरसीलाते ज़र की हद तक सिविल नाफरमानी की तहरीक पहले से शुरू कर दी हुई है और अब एक तरफ जो पीटीआई की मुज़ाकरात के जरिए इमरान खान की रिहाई का चाह रही है, लेकिन अलीमा खान की तरफ से भी इमरान खान से मुलाकात के बाद एक बयान जारी किया गया। वो ये कहती हैं कि इमरान खान हाउस अरेस्ट का ऑप्शन भी नहीं चाहते और मुकदमात के हवाले से भी वो ये कहते हैं कि मुझे रिहाई कानूनी एतबार से चाहिए। कानून से गुजरते हुए सुनिए अलीमा खान की गुफ्तगू। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि सबको रिहा करें, मुझे अगर जेल में रखना है आप जेल में रख लें, लेकिन मैं हाउस अरेस्ट में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनको पता चल गया कि बहुत ज्यादा कैसराइयां हो रही हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं, इमरान खान को पता नहीं केपी शिफ्ट कर रहे हैं। रिहा करेंगे तो अपने केसेस का सामना करके अपने आप को इनोसेंट साबित करके फिर वो बाहर निकले। यहाँ पर मौजूद जो उनके और वर्कर्स हैं वो इमरान खान की रिहाई के लिए नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के नामजद नुमाइंदे बराए खुसूसी उनके जो मिशन के हवाले से उनको नामजद किया गया है, रिचर्ड ग्रेनेल, उनके जो बयानात हैं वो पाकिस्तान में आजकल जुबान-ज़द-आम हैं और हमें नजर आ रहा है कि पीटीआई की उम्मीदों को मजीद मजबूत कर रहे हैं अमरीका से जुड़ी जो उम्मीदें हैं। रिचर्ड ग्रेनेल ने ट्विटर के ऊपर हकीकी आजादी का नारा लगाया और एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन बयानात को एक तरफ यह कहकर नजरअंदाज किया जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अपना ओहदा संभालेंगे और रिचर्ड ग्रेनेल भी किसी ओहदे पे विराजमान हो जाएंगे तो तब उनका सरकारी सतह पर जवाब दिया जाएगा और उनके बयानात पे गौर किया जाएगा। मगर दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, जो एक ट्रोलिंग का अंदाज सोशल मीडिया के ऊपर रिचर्ड ग्रेनेल की तरफ से भी अपनाया जा रहा है, उसका उसी अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या अमरीका और पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात अब वाकई इमरान खान के गिर्द घूमेंगे जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जो संभाल लेंगे पोजीशन, या फिर ये बहस सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही महदूद रहेगी। दूसरी तरफ सिविलियंस के फौजी ट्रायल से मुतालिक हम बात करेंगे। मगरबी ममालिक की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया गया था उसको एक तरफ रखते हुए हमने ट्रायल्स को और जो फैसले हैं वो सामने आने का सिलसिला जारी है, तो ये पॉलिसी कैसी साबित होगी। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में सीनियर तजियाकार और सहाफ़ी मौजूद हैं, जनाब आज़मी साहब, मुर्तज़ा सोलंकी साहब और हमें रजा रूमी साहब भी ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम बिलखुसूस अमरीका के हवाले से जो उम्मीदें हैं पीटीआई कारकुनान की, इसको उनके साथ मौजूद बहस बनाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोलंकी साहब आपसे आगाज करना चाहूंगी। एतराज़ात आपके सामने है मगरबी ममालिक की तरफ से, वो इंसानी हकूक के एतबार से सवाल उठाते हैं, लेकिन ये प्रोसेस भी जारी है जिसके तहत आज 60 मजीद सजाएं सुना दी गई हैं। कैसे देखते हैं इसको आप? मेरे पास जो अच्छी खबर है खान साहब के लिए वो ये है कि उनकी ये जो ख्वाहिश है कि अदालती और कानूनी जरिए से उनकी रिहाई
हो, किसी और तरीके से ना हो, मुझे लगता है कि उसकी तकमील होगी, क्योंकि ये जो तमाम ख्वाहिशात हैं, जिसमें रिचर्ड ग्रैनल की ख्वाहिश भी है कि जल्दी से खान साहब को आज़ाद करें, ज़ल्मे खलीलजाद की भी है और भी बहुत सारे लोगों की है, वो शायद पूरी नहीं होगी। खान साहब की ख्वाहिश जो है ये ज़रूर पूरी होगी। वो इस वक्त एक अंडर ट्रायल कैदी हैं जिन पर मुख्तलिफ तरह के मुकदमात हैं। अतर काज़मी साहब, आप इसमें ऐड कीजिएगा, एक तरफ एक आम तासुर है पाकिस्तान के हवाले से कि हमें किसी भी किस्म का बैरूनी दबाव हो, बिलखुसूस अगर हम इन बयानात को देखें तो यूरोपियन यूनियन ने तो हवाला दिया GSP+ स्टेटस का मिलिट्री ट्रायल के हवाले से सिविलियंस के। लेकिन उसके बावजूद आज सजाएं सुनाई गई हैं। ये तासुर जाहिर होता है कि जो इंटरनेशनली इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए गए थे, उसको लगता है कि उसको हमने एक तरफ रखते हुए इसके ऊपर सजाएं सुनाने का सिलसिला जारी रखा है। इसको आप गैर मामूली समझते हैं? देखिए पहली बात तो ये है कि आपने भी जिसका जिक्र किया है कि यूरोपीय यूनियन हो जाए, बरतानिया हो जाए, अमेरिका की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया कि जो फौजी पहले जो अदालत ने कुछ लोगों को सज़ाएं सुनाई थी और अब दोबारा 60 के करीब लोगों को सज़ाएं सुना दी गई हैं और उसके ऊपर तनकीद ये हो रही है कि लोगों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। तो मेरे ख्याल में शायद यूरोपीय यूनियन को या अमेरिका को पता नहीं है, अब तो पाकिस्तान के अंदर एक आइनी बेंच भी बन गया है और उसके समरात भी पूरी कौम को सामने नज़र आना शुरू हो गए। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि जब से आइनी बेंच बना है कोई बड़ी जजमेंट नहीं आई, कोई उसने आइन को एक्सप्लेन नहीं किया, पता नहीं चला कि क्या वो उस कर रहा है। तो अब तो मेरे ख्याल में कौम को बिल्कुल वाज़ेह हो जाना चाहिए कि आइनी बेंच के आने के बाद ऐसे जो है लोगों के आइनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। अगेन इट्स अ सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, जहां पे एक जमहूरी दौर के अंदर जैसा भी दौर है तो पीपल्स पार्टी वाले ही हुकूमत में और नून लीग वाले ही हुकूमत में, उस दौर के अंदर सिविलियंस का फौजी अदालतों में मुकदमा चलाना कतन कोई खुशाइन चीज़ नहीं है। इसके ऊपर दुनिया के बजाय हमें अपने मुल्क के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करने की ज़रूरत है और इसके ऊपर एक वाज़ेह मौक़िफ़ वो इदारे जिन्होंने लोगों के आइनी हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ देना है, खुसूसन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी जानिब से ये इजाज़त दी गई तो ये सारा मामला चल रहा है। अब ये बात है कि क्या हम आलमी प्रेशर नहीं ले रहे? देखिए जी, आलमी प्रेशर तो यकीनन हम लेंगे। जिस किस्म की बातें हो रही हैं, माजी में भी होती रही, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो कुछ कहते रहे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, और ये ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वही कहते रहे कि हमारे वेंटिलेटर सारे अमेरिका में लगे हुए हैं। अमेरिका भी हो सकता है कि इतनी जल्दी वहां पे इन चीजों को नोटिस ना किया जाता, लेकिन जिस तरह के कुछ यहाँ पे जरूरत से ज्यादा दाना दोस्त हुकूमत के जिस तरह की खबरें लगाई गई, जिस किस्म के बयानात दिए गए और जो कुछ होता रहा, उससे वो सारी चीजें जो है खुल के बिल्कुल सामने आ गई। और वो रिचर्ड ग्रैनल जिसके एक बड़ी तज़ीक आमेज खबर से उसका तारुफ करवाया गया था पाकिस्तान की आवाम के साथ, अब वो पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर उसके बयानात चलते हैं और इंतहाई तकरीम और ताजीम के साथ उनका नाम लिया जाता है और बड़ी इज्जत के साथ बताया जाता है कि रिचर्ड ग्रैनल साहब क्या चाहते हैं। मसला रिचर्ड ग्रैनल का या अमेरिका का नहीं है, मसला वो है जो पाकिस्तान में हो रहा है। जब पाकिस्तान के अंदर आपको नाकामी नजर आए जमहूरी लेवल के ऊपर, आईनी लेवल के ऊपर, तो फिर दुनिया भर से आवाजें तो आएंगी। बाकी अब ये तासुर के क्या रिचर्ड ग्रैनल की बात अमेरिका नहीं मानेगा या अमेरिका ट्रंप किसी का कोई प्रेशर नहीं लेगा, मेरे ख्याल में जिस तरीके से हुकूमत चीजों को हैंडल कर रही है उससे मजीद नुकसान होगा। ख्वाजा आसिफ साहब की आपने देख ली ट्वीट उन्होंने की, उसके ऊपर रिचर्ड ग्रैनल ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर को टैग करके कहा कि जनाब इसके ऊपर आप एक्सप्लेन करें। तो हुकूमत को देखने की जरूरत है कि थोड़ा बेहतर तरीके से इसको डील करे, थोड़ा बेहतर तरीके से मामलात को हल करे। बाकी प्रेशर तो यकीनन होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत जो कहती रहे हमें कि जी कोई प्रेशर नहीं होगा, अमेरिका जो मर्जी कहता रहे। मेरे ख्याल में प्रेशर तो फील होगा, प्रेशर तो फील होगा, लेकिन इस सारे मामले का किस हद तक ताल्लुक हुकूमत से है जो आपका मुखातिब है इस वक्त आतिर साहब, रजा रूमी साहब की तरफ ये बात मैं जरूर लेके जाऊंगी। रजा रूमी साहब, ये जो यूरोपियन यूनियन हो या इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें हो, ये हर दौर में पाकिस्तान में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के ऊपर सवाल उठाती आई हैं। कई बार हमने देखा कि हुकूमतें रिस्पॉन्ड नहीं करती और कई बार संजीदा भी लिया जाता है। यहाँ पर जो सिचुएशन है उस एतबार से आप कैसे देखते हैं? आपके सामने है हमारा रियासती मौकिफ मिलिट्री ट्रायल के हवाले से 9 मई के वाकयात से मुतालिक, लेकिन आपके हमारे सामने ही है मगरबी ममालिक के कंसर्न्स, जिसमें से सबसे ज्यादा अहमियत यूरोपियन यूनियन के बयान को दी जा रही है। आप कैसे देखते हैं आज की इस डेवलपमेंट को जिसमें 60 मजीद अफराद को मिलिट्री कोर्ट से सजाएं सुना दी गई हैं? जी बहुत शुक्रिया अफसा। देखिए आपने जो सवाल पूछा उसी में मुज़मिर है
उसका जवाब भी कि इस वक्त मुतअद्दिद जो ममालिक हैं और आलमी बरादरी के जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं वो बड़ी सख्त किस्म की उभर कर सामने आई हैं मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के ऊपर, और उसमें जो इस्तदा है और जो इस्तदलाल है उनका वो ये है कि पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी माहदों के ऊपर दस्तखत किए हैं जिनकी रूह से जो शहरियों का ओपन और फेयर ट्रायल लाजिम है। और इसी का हवाला दिया जाता है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। शहरी और सियासी जो आज़ादियाँ हैं उसके ऊपर जो अक़वाम मुत्तहिदा का एक दस्तावेज़ है। और यूरोपियन यूनियन की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी क्लियरली कहती है कि पाकिस्तान उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हुआ है, क्योंकि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होते हैं ये ओपन नहीं होते और ये फेयर नहीं होते। और उसमें उन्होंने पहले भी वो इस तरह की बयानात देते रहे, लेकिन कम ही वो GSP प्लस का जिक्र करते रहे, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है। तो यकीनन ये एक सीरियस इशू है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए और ना ही लिया जाएगा मेरे ख्याल से। आज की सजाएं तो उन्होंने दे दी हैं, लेकिन अब यह है कि आगे जो पाकिस्तान की अदलिया है अब वो उनके ऊपर लाजिम है, क्योंकि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस बड़ी देर से चल रहा था और अभी भी उन्होंने सजाओं देने का जो है वो मशरूत तरीके से इजाज़त दी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स की सजाएं जो है वो बिल्कुल वाजिब होंगी और वो मुकम्मल उन पर अमल दरामद होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस केस के ऊपर जल्द अज जल्द हेयरिंग करके उसको फाइनलाइज करेगी और इसका तरीकाकार बनाएगी कि किन उन जराइम या किन एलिगेशंस की बिना पे मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो EU का सबसे सीरियस है, किसी हद तक UK का भी सीरियस है, क्योंकि पहली बार देखे 2 साल से कोशिश जारी थी PTI की, ये कोशिश थी, वहां पर वो काफी बातचीत भी करते रहे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भी और बरतानवी MP से भी, लेकिन ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो बयान आया है ये भी काफी स्ट्रॉन्ग वर्डेड है। और इसी तरह अमेरिका की तरफ से आवाजें आ रही हैं। रिचर्ड ग्रेनेल की ट्वीट्स को मैं इतना सीरियसली नहीं लूंगा, क्योंकि वो एक शख्स की फिलहाल ट्वीट्स है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा नहीं है। अभी अगले साल ट्रंप फिलहाल आप इनफरादी समझते हैं। मैं रजा रूमी साहब, अगर आपकी इजाजत तो एक तरफ मुझे जाने, लेकिन आपसे हम जरूर इसके ऊपर मजीद बात करना चाहेंगे कि अमेरिका से जो PTI के रहनुमाओं का तो बयान एक मुख्तलिफ है, लेकिन जो कारकुनान की उम्मीदें हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं एक नई आने वाली अमरीकी हुकूमत से। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे तो नाज़रीन आप मुर्तज़ा सुलंगी साहब का भी तफसीली कॉमेंट सुनिए ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। हम रजा रूमी साहब, आप हमें मालूम है कि आपकी कुछ मसरूफियात हैं, तो आपका खुसूसी कमेंट चाह रहे हैं अमेरिका की आने वाली हुकूमत के एतबार से जो PTI के कारकुनों को हम देख रहे हैं ऑफिशियली अगर बात करें तो उम्मीदें वाबस्ता हैं। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीजों के ऊपर जो बातचीत हो रही है, जिस किस्म के एक्सचेंजेस है, थोड़ी सी हंसी भी आती है कि रिचर्ड ग्रेनेल साहब जो है उनको टैग करके शिकायतें भी लगाई जा रही है पाकिस्तानी सियासतदानों की, लेकिन उनके रिस्पॉन्स जो हैं वो इस मामले को जरा संजीदा बनाते हैं, उनका इंटरेस्ट जाहिर करते हैं, जिसमें उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान की रिहाई का मुतालबा भी किया और हकीकी आजादी का उन्होंने नारा भी लगाया। सो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये इतना ही सिंपल है जिस अंदाज में हुकूमत इसको देख रही है कि ऑफिशियली बात होगी तो ऑफिशियली रिस्पॉन्ड करेंगे, या वाकई ही एक अहम ओहदे के ऊपर जाकर रिचर्ड ग्रेनेल मजीद एक मौसर आवाज बन सकते हैं PTI के लिए अमेरिका में? जी शुक्रिया अफसा। देखिए, अभी जैसे मैं पहले अर्ज कर रहा था कि वो अभी तो वो अपनी इनफरादी हैसियत में वो बात कर रहे हैं और यकीनन हर एक को इस चीज़ की आज़ादी है, और वैसे भी जो है यकीनन अमेरिका में भी इस बात का बहुत ज़्यादा PTI को जो ओवरसीज उनके वर्कर्स हैं उनको दाद तो दीजिए ना कि वो लोगों को आगाह करते रहते हैं, उनके आगे पीछे जो है उनको सेंसिटाइज करते रहते हैं। तो अभी उनकी जो है इस्तदलाल या उनका जो पोजीशन है उसकी ऑफिशियल वैल्यू है सच नहीं है, क्योंकि ये जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज संभालेगी और बहुत सी नॉमिनेशंस जो होती हैं वो भी गुजरती हैं सेनेट के मराहिल से और फिर उनको कंफर्म किया जाता है और फिर उसको आप सीरियसली लेते हैं किसी भी मुल्क के साथ, और मुल्क की तरफ जो पॉलिसी होती है सदर जाहिरी बात है उसमें उसका फाइनल वर्ड होता है, लेकिन पूरा स्टेट डिपार्टमेंट और दीगर जो उनकी पॉलिसी मेकिंग इंतजामिया है वो इसके ऊपर पाकिस्तान पे पोजीशन बनाएगी। ये इनफरादी ट्वीट्स के ऊपर बिल्कुल वो एक साइन शो करता है
कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का शायद रवैया बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मुख्तलिफ होगा, लेकिन क्या ट्रंप जो है या उनकी इंतजामिया पाकिस्तान को क्या ये धमकी देगी कि अगर आप इमरान खान को रिलीज नहीं करेंगे तो वो बमबारी कर देंगे या वो रिजीम चेंज कर देंगे? तो ऐसा तो नहीं होगा। वो एक सख्त बयान भी दे देंगे। हो सकता है कि वो हुकूमत को कह भी दें कि भाई आप उनको जो है कानून के मुताबिक और आलमी जो इंसानी हकूक है उसके मुताबिक ट्रीट करें। तो वो तो और लोग भी कह रहे हैं। ये देखिए, जो ज्यादा कबल अज वक्त इसके ऊपर एक्साइटमेंट और सोशल मीडिया हाइप क्रिएट हो जाता है, ये पीटीआई का तो ये काफी उसमें महारत है उनको कि किस तरह की फजा बना देते हैं कि उसमें सबको ये लगता है कि बस अभी वो ट्रंप जो है वो उठकर खड़ा होकर तकरीर कर देगा। ऐसा नहीं होता। यूजुअली ये बैनुल अक़वामी ताल्लुकात और जो बायलैटरल ताल्लुकात होते हैं वो इतने सादा और इतने आसान नहीं होते। दूसरी बात आप ये भी देखिए कि पाकिस्तान के ऊपर क्या लेवरेज है अमेरिका की। एक जमाने में तो फौजी इमदाद मिलती थी, टैंक, हथियार, F-16 कैश मिलता था, एड की बहुत ज्यादा आती थी। अब तो बहुत कम यूएस एड ही थोड़ी बहुत रह गई है और वो भी कोई बहुत बड़ी उसका क्वांटम नहीं है और इसलिए उनके पास कोई डायरेक्ट लेवरेज नहीं है। जो इनडायरेक्ट है थोड़ी बहुत, वो भी 100% नहीं है, वो IMF के हवाले से है। तो अब क्या वो IMF को ये कहेंगे कि आप इनका प्रोग्राम बंद कर दें चूंकि खान साहब को रिहा नहीं किया? देखिए, ऐसा भी नहीं होता। IMF में और भी ममालिक है उसके बोर्ड में। तो मेरे ख्याल से इस वक्त इसके ऊपर कबल अज़ वक्त है खुशी बनाना या इसको अंडरमाइन करना, दोनों ही चीज। ये आने वाला वक्त ही बताएगा और जनवरी के बाद फरवरी में कहीं जाके, मार्च में कहीं जाके कुछ चीजें क्लियर होंगी। जी बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सोलंकी साहब, अब जिस तरह आपने इसको कंक्लूड किया हमारे लिए, नई इंतजामिया अमेरिका की आएगी तो ही यकीनन ऑफिशियली पता चलेगा कि उनका क्या स्टांस है। लेकिन जो आपसे आगाज में हमने सवाल पूछा वो मिलिट्री ट्रायल के हवाले से था, सिविलियंस के। ये एक डिबेट है, न सिर्फ ये मगरबी ममालिक की हद तक है, इससे पहले ICJ की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपनी जो हमारी लीगल कम्युनिटी है, वकला बरादरी है, वो इस हवाले से भी बात कर चुके, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने रख चुके। HRCP जो इंसानी हकूक की नुमाइंदा तंजीम है, उनकी तरफ से भी इसकी हिमायत नहीं की गई। तो आप समझते हैं कि बैनुल अक़वामी मुआहिदों जिनका हमें हवाला दिया जा रहा है मगरबी ममालिक की तरफ से, उसकी अगर हमारे ऊपर खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगता है, ये कितना सीरियस मसला है? कायल करेगी पाकिस्तान की हुकूमत, तो कैसे कायल करेगी इन ममालिक को? देखें, एक तो हमारे मुल्क में ये जो फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात की जो तारीख है वो खासी पुरानी है। ये नहीं हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने आगाज़ किया हो। ये तो 60 के अशरे से कानून की किताबों में है और इस पर अमल भी होता रहा है। और माज़ी करीब में खान साहब की अपनी हुकूमत में 29 सिविलियंस को फौजी अदालतों में सज़ा दी गई, जिनमें से 3 को सज़ाए मौत दी गई। तो ये जो मामला है ये अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी इसमें कार्रवाई हो रही है और वो भी जो आईनी बेंच है वो उसको सुन रही है। आईनी बेंच ऐसा नहीं करती कि यूरोपीय यूनियन को तकलीफ हो गई या बरतानिया ने कोई बयान दे दिया या अमेरिका के जो वजारत खारजा के जो तर्जुमान है उन्होंने बयान दिया तो वो सारे काम काज छोड़ के वो बगैर किसी कार्रवाई के किसी को खुश करने के लिए वो ऐलान कर देंगे। ऐसा नहीं होने लगा। न ऐसा हो कि जी क्योंकि वो यूरोपीय यूनियन और अमेरिका बहादुर जो है वो नाराज़ है तो हम जितने भी फौजी मुकदमात में जिनको सजाएं हुई हैं उसको रोक दें। उसका जवाब आपको आज मिल गया है कि 60 मजीद लोगों को उन्होंने सज़ा दे दी है। वो इसलिए दे दी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप दे दें जो भी आपने सज़ा देनी है, लेकिन जो आखिरी फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में जो ये मुकदमा चल रहा है उससे मशरूत होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मरहले पर यह तय करती है कि फौजी अदालतों में सिविलियंस का केस नहीं चल सकता तो लाजमी तौर पर फिर ये मुकदमात या तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में जाएंगे या पार्लियामान कोई और स्पीडी ट्रायल, कोई खुसूसी अदालतें मुकर्रर करे, जिस तरह से फ्रांस में बरतानिया ने जल्दी लोगों को सजाएं दी हैं 2-2, 4-4 दिनों के वक्त में। तो ये उस वक्त देखेंगे। मैं रजा की इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि रिचर्ड ग्रेनल साहब जो हैं
वो ट्रंप साहबा की काबीना के वजीर होंगे जब सेनेट की कमेटी उसकी तस्दीक करेगी। आप ये न भूलें कि अभी चंद दिन पहले एक साहब को उन्होंने अटॉर्नी जनरल नामजद किया था। जब उनके स्कैंडल सामने आए तो उसके बाद उन पर दबाव आया और उन्होंने खुद ही अपना नाम विड्रॉ कर लिया। अभी रिचर्ड ग्रेनल के स्कैंडल सामने आना शुरू हो गए हैं, जिनमें मोल्दोवा के एक ओलिगार्क थे, उनके साथ उनका एक स्कैंडल प्रोपब्लिका ने अभी शाया किया है, आपकी भी नजर से गुजरेगा। तो अभी ये मामला तय होना है, अभी इसकी तस्दीक होनी है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात यकीनी है कि रिचर्ड ग्रेनल साहब ने आते ही जो बयानबाजी की है, उनको मुकर्रर तो किया गया था शुमाली कोरिया और वेनेजुएला जैसे मुल्कों के लिए, लेकिन लगता यह है कि वो पीटीआई की जो ट्रोल ब्रिगेड है उसके साथ मिलकर उनको खुश करने के लिए, उस लॉबी को खुश करने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इसका ये आगे जाकर क्या गुल खिलाएगा, लेकिन एक बात जो है वो यकीनी है कि एक अमरीकी मफादात हैं और एक अमरीकी अक़दार हैं। जब भी इनके दरमियान टकराव होगा तो अमरीकी मफादात जो है वो हावी होंगे, अक़दार हावी नहीं होंगे। ये अमरीका की जो तारीख है। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अतर, आप जो सोलंकी साहब एक तस्वीर पेश कर रहे हैं उस हवाले से भी कुछ कहना चाहेंगे? रिचर्ड ग्रेनल के हवाले से एक तरफ पीटीआई को उम्मीद है, दूसरी तरफ हम हुकूमत की तरफ से भी कुछ इसी किस्म की बयानबाजी देखते हैं कि देखते हैं कि ओहदे पे विराजमान हो भी पाते हैं या नहीं। सेकेंडली, इस रवैये के ऊपर अतर बात कीजिएगा कि पाकिस्तान के आम आदमी को ये बताया जाता है, जब हुकूमत में होते हैं तो कहते हैं कि हमारे मामलात में मुदाखलत है, जैसे आज की हुकूमत कह रही है, और जब अपोजिशन में होते हैं तो यही बातें, यही मगरबी ममालिक इंसानी हुकूक के अलंबरदार लगने लगते हैं। और यही सिलसिला हम पीटीआई के हवाले से देख रहे हैं। यही यूरोपियन यूनियन था, इसने यूक्रेन के हवाले से सपोर्ट का जब बयान दिया तो खान साहब ने जलसे में जाकर यह बात कही कि हम कोई गुलाम नहीं, और बाद में नून लीग ने इस पर रद्द-ए-अमल दिया कि यह बात सिफारती आदाब के खिलाफ है, जिस अंदाज में उन्होंने रद्द-ए-अमल दिया। तो ये क्या वजह है कि दोनों की तरफ से पाकिस्तान के अवाम को अपोजिशन में रहकर कुछ और बयान दिया जाता है और हुकूमत में आकर कुछ और बात की जाती है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि यहाँ पे हुकूमतों के रवैये हुकूमत में डिफरेंट होते हैं और वही जमातें जब अपोजिशन में होती हैं रवैये डिफरेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। रिचर्ड ग्रेनल या अमेरिका जो है, ये बार बार इसको पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा है। वो तो पाकिस्तान के अंदर जो हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है? वो पाकिस्तान के अवाम के साथ हो रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ हो रहा है, जिसको अवाम का बड़ा हिस्सा सपोर्ट करता है। तो मसला तो यहाँ पे इंसानी हकूक के हवाले से है। और जो रिचर्ड ग्रेनल है वो नेशनल जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस है उसका वो एक्टिंग डायरेक्टर जनरल रह चुका है। रिचर्ड ग्रेनल जो है वो जर्मनी में सफीर रह चुका है और उसके उधर के क्रेडेंशियल्स भी सबके सामने हैं। नेटो में जब फंडिंग बढ़ाने के हवाले से जो कुछ वो वहां पे करता रहा वो सबके सामने है। जो अटॉर्नी जनरल हुआ मुंतखब हुआ था या नामजद हुआ था वो टोटली डिफरेंट केस है। उनके हवाले से बहुत सारे लोगों ने तहफुजात का इजहार किया, लेकिन रिचर्ड ग्रेनल तो पहले इज अ पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, वो माजी में एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर चुका है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी ये है कि क्या हुकूमत उसका प्रेशर लेगी या नहीं लेगी। मेरे ख्याल में अगर हुकूमत फयाजुल हसन चौहान जैसे दानिश्वरों की बातें सुनती रहेगी तो फिर तो वो नहीं, कोई उसका असर नहीं लेगी। लेकिन जिस दिन अमेरिका से, मैं ये आपको अभी बता रहा हूं कि आप अभी देखेंगे कि इनका सबका रवैया तब्दील होगा। इनमें से कोई भी बंदा जब अमेरिका से कोई भी बात आएगी हुकूमत कभी भी उसको चैलेंज नहीं करेगी। ये भी आप नोट कर लें। ये सिर्फ मामला है जो अभी रजा रोमी साहब ने भी फरमाया, आईएमएफ ना हो तो आज हम दिवालिया हो जाएंगे। आईएमएफ अगर नहीं होगा तो क्या हम अपने मामलात को आगे चला सकते हैं? यहाँ पे तो कहा गया कि आईएमएफ के सामने पीटीआई के कुछ लोगों ने एहतजाज कर दिया था, वो जनाब मुल्क दुश्मनी हो गई थी। तो आईएमएफ को तो यहाँ पे जो इस वक्त सेक्रेट काउ का आपको पता है जो दर्जा हासिल है वो पूरी कौम को पता है। अब इसके ऊपर हर किसी की अपनी राय हो सकती है, लेकिन मेरी नजर में रिचर्ड ग्रेनल जो कह रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, यूरोपीय यूनियन जो कह रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है जो इस मुल्क में हो रहा है, उसके ऊपर हम क्यों नहीं बात करते? ये बताइएगा सर, मुल्क में आईन और कानून के मुताबिक चीजें चल रही हैं। अगर चल रही होती तो हाउ डेयर के रिचर्ड ग्रेनल आके कोई बात करेगा या यूरोपीय यूनियन कोई कंडेम करेगी? तो यहाँ पे असल इशू तो हमारे इस पे भी कहिएगा, बाकी तो सारी अलामात हैं।
चलें, अब खैर बहरहाल अब ये एक अलग डिबेट है कि हर दौर में यूरोपियन यूनियन इस किस्म के सवालात उठाती रही है, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहदा है जीएसपी प्लस के हवाले से, जिसमें सबसे ज्यादा बात की जाती है पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से, लेकिन वो मौजूद बहस नहीं बनता क्योंकि वो सियासी मामला नहीं होता। सबसे ज्यादा संजीदा सवालात पाकिस्तान में रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से ही उठाए गए आज तक यूरोपियन यूनियन की तरफ से। अतर आप ये भी फरमाएगा कि पीटीआई के जो सपोर्टर के हवाले से एक बहस जनरेट होती है पाकिस्तान में, क्या एक प्रिविलेज हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि माजी में सबसे बड़ा बयानिया ही उन्होंने ये बनाया कि अमेरिका की मुदाखलत से रिजीम चेंज हुआ, हुकूमत गई, हमें किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं है। लेकिन आज वही उनके जो ओवरसीज बैठे रहनुमा हैं, बिलखुसूस शहबाज गिल साहब हों या दीगर, वो इन्हीं अमरीकी शख्सियात को जिन्होंने अभी ओहदा नहीं संभाला उनको शिकायतें लगा रहे हैं। ये एक प्रिविलेज है पीटीआई को कि उसका कारकुन जो भी पॉलिसी पार्टी की तरफ से सामने आ जाए फिर उसको क्वेश्चन नहीं करता कि माजी में आप ये कह रहे थे, आज हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। आई थिंक इट्स अदर वे अराउंड। आप 3 साल पीछे चले जाएं, 4 साल पीछे चले जाएं, जो बंदा फौज के किरदार को, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को सियासत में तनकीद कर रहा था, वो तमाम मौजूद शख्सियात वो ना सिर्फ उस चीज का हिस्सा बनी बल्कि वो सारे अब उसको एक तरह से जस्टिफाई करते हैं। देखें, या तो तहरीक इंसाफ ये कह रही हो कि जी अमेरिका हमें हुकूमत दिलवा दे, ये डिफरेंस है ना। वो मसला वो ये कह रहे हैं कि जो इस मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं आप उसके ऊपर बात करें। हमारा जो इलेक्शन चोरी किया गया है, अब इसके ऊपर किसको कंसेंसस नहीं है कि मौजूदा जो हुकूमत बैठी हुई है ये हारे हुए लोगों की हुकूमत है। अब मैं उस सिलसिले की बात कर रही हूँ जहां सोशल मीडिया के ऊपर वफाकी वुज़रा के बयानात के ऊपर टैग करके अमरीकी शख्सियात को ये बताया जा रहा है, और ये चीजें पीटीआई के मेंबरान की तरफ से भी की जा रही हैं, सिर्फ जो कारकुनान है उनकी तरफ से नहीं। तो ये आपके लिए एक हैरत अंगेज रवैया है एक पॉलिटिकल कारकुन का? नहीं, मसला ये है ना कि अगर वो कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हो कि आप इधर आके सियासी तौर पे हमें हुकूमत दिलवा दें, उनकी हुकूमत का खात्मा कर दें, तो फिर तो ठीक है, आप उसे मुदाखलत कह सकते हैं। लेकिन अगर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही हो और आईनी बेंच आपका खामोश हो, आपकी सुप्रीम कोर्ट खामोश हो, सुप्रीम कोर्ट के से 500 गज के फासले के ऊपर कत्लेआम का इल्जाम लग रहा हो, लेकिन आज कोई सोमोटो की बात ही नहीं कर रहा, आपकी इंतजामिया जो है वो बालादस्त हो जाए, आपके हाई कोर्ट के 6 जज जो है वो खत लिख के बेचारे जो हैं वो गुमनाम हो जाएं, पता ही नहीं चला कि उस केस का किधर हो रहा है। आपके मुल्क में सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हो, मतीउल्लाह जान को इस चीज वजह से उठा लिया जाए कि वो देखने गया है कि अस्पताल में कितने जख्मी आए हैं, तो फिर आप इस पे ये कह रही हैं कि वो दुनिया को बताएं भी ना कि दुनिया में क्या हो रहा है। नहीं, बहरहाल वो ये चीजें तो जरूर पॉइंट आउट की गई होंगी। मेरा स्पेसिफिक सवाल इसी एतबार से था कि अगर एक वफाकी वजीर है उसका 3 साल पुराना ट्वीट निकाल के उसके ऊपर शिकायत लगाने का जो रवैया है, लेकिन आपने जो चीजें पॉइंट आउट की अथर वो ग्राउंड रियलिटीज हैं। हमारी बहस सोशल मीडिया की हद तक जो रवैया हमें देखने को मिल रहा है मेरे लिए तो बहुत गैर मामूली है। मुर्तजा सुलगी साहब, जो बात अथर साहब ने कही कि कल जो लोग असूल की पोजीशन लेते थे सियासत में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के खिलाफ, आज वो हर चीज जो पाकिस्तान में हो रही है उसका दिफा कर रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं आपको यह बताऊंगा कि पीटीआई के मुल्क के अंदर और ख़ास तौर पर मुल्क से बाहर जो लोग हैं वो बज़ाहिर तो यही कहते हैं कि जी वो इक़्तिदार नहीं चाहते, लेकिन वो यही चाहते हैं कि खान साहब के ख़िलाफ़ जो मुकदमात चल रहे हैं उन सबको आप डब्बे में बंद करके, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जमात ने अक्सरियती नशिस्तें हासिल कर ली थी, लिहाजा अडियाला से ख़ास तौर पर उनको ले जाकर वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठा दें। सिर्फ यही नहीं कहते बल्कि इसके अलावा भी कहते हैं, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के हथियार बंद कर दें, पाकिस्तान को IMF से मिलने वाली जो इमदाद है या कर्जा है उसको बंद कर दें, पाकिस्तान के जो फौजी अफसरान हैं उनके मुल्क से बाहर जाने पर पाबंदियां लगा दें, वगैरह वगैरह। अब ये उनका सुलंगी साहब, हथियार पाकिस्तान के बंद कर दें की बात पीटीआई ने ऑफिशियली नहीं कही। हमने भी उनके तर्जुमान से जब बात की तो उन्होंने अमेरिका का ये जो इकदाम है हालिया, इसकी उन्होंने मुखालफत की पीटीआई ने। और ये जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट की बात, जो कारकुनान का एक हमें बहुत पुरुमीद अमेरिका से नजर आते हैं, बैरिस्टर गौहर साहब आकर यही कहते हैं कि हमें इधर के कानून के मुताबिक ही चाहिए, लेकिन हम फिर भी अप्रिशिएट करते हैं कि रिचर्ड साहब हमारे लिए आवाज उठा रहे हैं। रिचर्ड ग्रेनल का जो ताज़ा तरीन इंटरव्यू है जिस पर पीटीआई बगलें बजा रही है, वो किस चीज के बारे में है? खान साहब से आने से पहले उन्होंने किस चीज पर बात की है? वो बात की है जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उसके हवाले से बात की है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से।
उस पर पीटीआई के जो ओवरसीज के जो लोग हैं, बरकी साहब से लेके शहबाज गिल तक, वो किस चीज पर जो है वो शादियाने बजा रहे हैं, ये उनका मुतालबात है। मुझे ये कहने दें कि जिस तरीके से रिचर्ड ग्रेनल के बैंड वैगन पर पीटीआई चढ़ गई है और जिस तरीके से वो जो सहूनी लाबी है और जो पाकिस्तान मुखालिफ लाबी है उसके एजेंडे को जिस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उसके सियासी नताइज होंगे, कानूनी और दूसरे हो या ना हो, लेकिन उसके सियासी नताइज होंगे। ये आप सुन लीजिए। अब ये तो बात दोबारा यहूदी लॉबी और के हवाले से ही चली गई है, जो कि हुकूमती भी सोलंकी साहब हमें यही आगे से दलील और रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन ये तो साल का एक मौकिफ है जो कभी मौलाना साहब की जमात अपनाया करती थी और आज हमें नून लीग के वफाकी वज़रा भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं। मैं अब आगे मुज़ाकरात की तरफ चली जाती हूँ क्योंकि इस पर तो एक हद से ज्यादा डिबेट नहीं हो सकती है। इनको हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी कह सकते हैं, इसमें कोई हकीकत भी हो सकती है, आप हमसे ज्यादा चीजें जानते हैं। मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है, अतहर काज़मी साहब, आज इसके अंदर एक पेशरफ्त हुई। पीटीआई की मुज़ाकराती टीम की अडियाला में खान साहब से मुलाकात करवाई गई, जो उन्होंने इससे पहले डिमांड भी किया था। एक बात जो पीटीआई कहती है वो फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से कहती है कि वो सिलसिला तो हम शुरू कर चुके हैं सिविल नाफरमानी के सिलसिले में, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि हम टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए, मुज़ाकरात का सिलसिला कब खत्म होगा। आपको लगता है नतीजा खेज हो सकते हैं ये मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात अब डिपेंड करता है कि हुकूमत कितनी संजीदा है और तहरीक इंसाफ कितनी संजीदा है। जो मुज़ाकराती कमेटी बैठी थी और वहाँ पे जो बातें हुई, उससे तो मुझे नहीं लगता कि इसके नतीजे में कोई हल निकल सकता है, इसलिए कि जो तहरीक इंसाफ की डिमांड्स हैं अगर उनको मान लिया जाए, वैसे तो फिलहाल तो उनकी 2 डिमांड्स हैं, लेकिन ओवरऑल जो वो ये कहते हैं उससे तो फिर बुनियादी मकसद यही है कि इस हुकूमत को चलता किया जाए और या फिर जो है कुछ ऐसा दे दिया जाए तहरीक इंसाफ को जो हुकूमत के लिए देना इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे फॉर सम रीजन मैं इसमें पेसिमिस्ट हूं, लेकिन एंड ऑफ द डे मेरा मानना यह है कि अगर कोई मसले का हल निकलेगा तो वो यही सियासी लोग निकालेंगे। ये सारे अगर किसी कंसेंसस पे आ जाएं और ये कह दें कि यार ठीक है, जिसका जो मैंडेट है 2014 में जिसका था या 13 में जिसका था या 24 में जिसका था, ये उसी को मिलना चाहिए, तो तभी ये हल। अगर आप मुझे इजाजत दें एक सवाल करने की, क्योंकि आप अब और सभी लोग इस बात पे जोर देते हैं कि सियासतदान आपस में बैठ के मसले का हल निकालें, लेकिन रऊफ हसन साहब इस मुज़ाकराती प्रोसेस के दौरान आकर बताते हैं कि ये बातचीत तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रही है, ये तो सिर्फ ऑन द फेस ऑफ इट बैठे हुए हैं सियासतदान हमारे साथ। तो कुछ तस्लीम करने की जरूरत है पीटीआई को इन पॉलिटिशियंस के साथ जिनके साथ बैठे हुए आप हैं, लेकिन खान साहब का अडियाला से पैगाम आता है कि साथ बैठ जाओ, तस्वीर पब्लिक नहीं होनी चाहिए। नहीं, देखें, सियासतदान जो है कोई खुदा न खास्ता अछूत नहीं है, ये खान साहब को भी ये चीज रियलाइज करनी चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में, जमहूरियत में दूसरे के वजूद को जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे, आपका वजूद कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ ये समझती है कि नवाज शरीफ को, जरदारी को, पीपल्स पार्टी को, उन जमातों की अपनी तारीख है, अपनी कुर्बानियां हैं, अपने मसाइल हैं, अपनी कोताहियां हैं, आप उस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन वो हकीकतें हैं। आप जब तक उनके वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, आपका वजूद नफी रहेगा। यह मानने वाली बात है, जिसने भी दूसरे के वजूद को नफी किया जमहूरियत में, उसका अपना वजूद भी पाश पाश हो जाएगा। जब तक ये रियलाइज नहीं करेंगे तब तक ये मामला हल नहीं होगा। अभी भी जो हुक्मरान हैं उनको भी पता है कि जी हमारे ऊपर आशीर्वाद है तो हम बैठे रहेंगे। हो सकता है कि 2 साल के बाद वो उसी किस्म की बातें कर रहे हों जो इस वक्त तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं। उस वक्त मेरा और आपका चैलेंज होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्या हम उस वक्त भी यही मौकिफ ले रहे हैं या हम कोई और ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हाल इन्हीं लोगों के पास है, इनको थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान में जो है कोई इतनी आसानी से हमने हासिल नहीं किया, थोड़ा सा इसको ख्याल करें। प्रोग्राम में भी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सोलंकी साहब, ये मुज़ाकरात की जो हम बात कर रहे हैं, आज जो ऐलान किया गया पीटीआई की तरफ से कि फॉरेन रेमिटेंसेस के हवाले से तो हमारी कॉल इन प्लेस है, इसका सिलसिला शुरू हो चुका है। कुछ ही अरसा पहले ब्लूमबर्ग की तरफ से बताया गया था कि पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंसेस, तरसीलाते ज़र में इजाफा हुआ। उसकी वजह यह बताई गई थी कि जो हमने हुंडी हवाला इल्लीगल तरीकाकार पैसा भेजने का, उसके ऊपर क्रैकडाउन किया। तो हुकूमत का एक बहुत बड़ा फोकस है मईशत के हवाले से, तो क्या हुकूमत को इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है कि पीटीआई से मुज़ाकरात हों, ये सिविल नाफरमानी की कॉल तक बात मुकम्मल तौर पर न पहुंचे?
मेरे ख्याल में 2 जनवरी को जब पीटीआई की टीम वहां पर बैठेगी तो जो हुकूमत की साइड है उनको उनसे पूछना चाहिए कि आपने लड़ाई करके हमें शिकस्त दे के मामलात को हल करना है या मुज़ाकरात के ज़रिए करना है, क्योंकि दोनों चीज़ें साथ साथ नहीं चल सकती। ये जो तरसीलात ज़र को रोकने का जो कदम है ये लड़ाई की बात है। अगर आपने लड़ाई करनी है तो फिर उनसे कहना चाहिए कि ठीक है, फिर आप ये तरसीलात ज़र में हमें शिकस्त दे के और इस मुल्क को दिवालिया करके आप जो है वो यहाँ पर इनकलाब करके आप तशरीफ़ ले आएँ। मेरा नहीं ख्याल है कि ये दोनों चीज़ें साथ चल सकती हैं। खान साहब कहते तो ये ज़रूर हैं कि मैं कानूनी ज़रिए से बाहर आना चाहता हूँ, लेकिन वो उसमें यकीन नहीं रखते। उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई तरीका हो कि जिसके नतीजे में जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो ख़त्म किए जाएं और उनको बाहर निकाल दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि ये मुमकिन है। पीटीआई की जो बाकी क़यादत है उनके स्टेक्स ज़रूर हैं इस मुल्क के सिस्टम के अंदर, लेकिन खान साहब का मुझे लग नहीं रहा। इसलिए मुझे इन मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात जो है वो कुछ ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत इसके लिए तो तैयार हो सकती है कि 24 नवंबर से 26 नवंबर तक जो वाक़यात हुए उसकी तहकीकात के लिए कोई जुडिशल कमीशन हो, लेकिन 9 मई के हवाले से मैं नहीं समझता कि उस पर अब कोई कमीशन बन सकता है। अब क्योंकि फ़ौजी अदालतें सज़ा दे चुकी हैं, अब फैसला ये होना है कि फ़ौजी अदालतें ये सज़ा दे सकती हैं या नहीं। ये मुकदमात दूसरी अदालतों में चलेंगे, ये अब मामला अदालती तौर पर ही तय होना है, इस पर कोई कमीशन नहीं बनेगा। अतर की तरसीलाते ज़र पे जो हम बात कर रहे थे, इस पे आप समझते हैं कि रिस्पांस मिलेगा पीटीआई को जो वो साबित करना चाह रहे हैं इस सिलसिले में? लेकिन ये भी एक डिबेट रहती है, हम आपसे पहले भी इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस मिडिल ईस्ट से जो लोग मजदूरी करने जाते हैं वो पैसा अपनी फैमिली के लिए भेजते हैं, उनके गुजर बसर के लिए भेजते हैं। इस पे पीटीआई को उनकी उम्मीद के मुताबिक रिस्पांस मिल सकता है जिससे हुकूमत को प्रेशराइज कर सकें? देखिए, ऑब्वियसली पाकिस्तान को फॉरेन रेमिटेंसेस की ज़रूरत होती है और ये जो तरसीलात ज़र आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस रखती हैं हमारी इकॉनमी के अंदर। एक तो देखिए जो हुकूमत का एटीट्यूड है ना, आपको याद होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था कि बेशरम लोग हैं, सिर्फ अपने बुजुर्गों को दफनाने आते हैं। नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप के लोगों के हवाले से बात करते हुए अगर आपको याद हो, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर उन्होंने ये फरमाया था। अब वहां से भी बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र वहां से आती हैं, अब मशरिक़ वुस्ता से भी आती हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जी वो अपने खानदान को बेचते हैं, तो बेचना तो उन्होंने खानदान को, ये इस मुल्क में अगर आके कोई इन्वेस्ट करता है तो वो भी अपने लिए इन्वेस्ट करता है, उसने प्रॉफिट लेके जाना है। तो ये तो इंतहाई एक सतही सी जो है गुफ्तगू है कि जी वो अपने खानदान को बेच, अगर वो सिर्फ अपने खानदान को बेचते हैं तो फिर आप उनको हुंडिया वाला से बेचने दें। आप कहें जी हुंडिया वाला से बेचते रहो, तुम तो सिर्फ अपने खानदान को पाल रहे हो। ये बात तो नहीं है। आपको वो पैसे चाहिए, वो इंपॉर्टेंस रखते हैं। जहां तक खान साहब की कॉल पे क्या रिस्पांस आएगा मुझे तो नहीं पता, लेकिन एट द सेम टाइम हुकूमत जो है वो भी कॉल दे दे कि इस महीने आप ज्यादा बेचना शुरू कर दें। हुकूमत तो कहती है हमारी जो वो रेटिंग्स हैं, हमारी वो जो लोगों की नजर में हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो हुकूमत भी एक रिस्पांस दे दे, कह दे कि जनाब लोगों को ज्यादा भेजें, तो वो पता चल जाएगा कि किसकी लोग बात मान रहे हैं। पर जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। मुल्क का नुकसान होगा तो वो शहबाज शरीफ का नुकसान तो नहीं होगा, वो कोई मोहसिन नकवी का नुकसान तो नहीं होगा, वो तो पूरे मुल्क का नुकसान होगा, मुल्क की मैशियत को नुकसान होगा। तो ये इन सारे लोगों को थोड़ी सी संजीदगी दिखानी चाहिए और इन मामलात को उस तरीके से हल करना चाहिए जो हम सियासी लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं। ये लड़ाइयां, ये झगड़े, ये हम एक्सपेक्ट नहीं करते। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बैठ के कोई हल निकालेंगे और बेहतर तरीके से चीजों को आगे लेके चलेंगे। सोलंकी साहब, आपने पीटीआई की गैर संजीदगी का हवाला आप देते हैं मुज़ाकराती प्रोसेस में, लेकिन आप इसको भी तो एड्रेस कीजिए कि हुकूमत क्यों चाहेगी। ये एक आम ख्याल है और हर शख्स के जहन में होता है और हम हर कुछ दिनों बाद अपने प्रोग्राम में भी इस पे बात करते हैं कि हुकूमत क्यों चाहेगी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके इत्तेहादी, कि इस वक्त पीटीआई के मामला तय हो जाएं। इस प्रोसेस में यह भी एक आम ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट के इजाजत के बगैर ये शुरू नहीं हो सकता था, या फिर बाद में भी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाएगा। तो क्यों चाहेगी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत और उनके इत्तेहादी के मामला तय हो जाएं पीटीआई के लिए और कुछ मुश्किलात उनकी आसान हो जाएं, जिसके नतीजे में मियां जावेद लतीफ साहब इसके ऊपर यही तबसरा करते हैं कि अगर अडियाला में बैठा शख्स जेल से बाहर आएगा तो समझिए हुकूमत में बैठे तमाम लोग फिर जेल जाएंगे।
हुकूमत ज़रूर चाहेगी कि ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, लेकिन उनकी शराइत पर, और उनकी शराइत यही होंगी कि PTI और खान साहब वो ये मुतालबा ना करें कि फौरी तौर पर इन असम्बलियों को बर्खास्त करें। कोई 3-4 साल तक जो है वो अच्छे बच्चे के तौर पर एक अपोजिशन के तौर पर चलें। ये इस्लामाबाद पे हमले, ये रेमिटेंसेस को बंद कराना, ये जो गैर मुल्की लॉबिंग फर्म्स के साथ मिलकर कैंपेन चलाना, जी खास तौर पर जो PTI की जो ओवरसीज जो ट्रोल ब्रिगेड है उसको बंद करें। मेरा नहीं ख्याल है कि PTI इस पर राजी होगी, और PTI की जो डिमांड है कि जी 9 मई वाला मामला खत्म करें और बस आगे चले, वो भी पूरा नहीं होने वाला। जी नहीं होगा। सुलंगी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतर काजमी साहब आपके इस प्रोग्राम में रजा रूमी साहब भी शरीक हुए। इस वक्त हमारे साथ सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और मुज़ाकराती कमेटी जो है PTI की, उसके तर्जुमान जनाब साहिबजादा हामिद रजा साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हामिद रजा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आज आपकी अडियाला में इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई, आपने प्रेस बातचीत भी की है मीडिया से। किस हद तक पुरुमीद है इमरान खान साहब इस मुज़ाकराती प्रोसेस के हवाले से जो हुकूमत और PTI के दरमियान जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, खान साहब ने अपने जो 2 मुतालबात और जो शराइत हमने पहले रखी थी, खान साहब ने आज भी उनका मेन एम्फसाइज उसी के ऊपर था कि हमें 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशियल कमीशन चाहिए, जो उसकी जुडिशियल कमीशन के जरिए इंक्वायरी चाहिए, उनकी रिहाई चाहिए। और उसके लिए खान साहब ने जो कट ऑफ डेट है मुज़ाकरात के लिए वो 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक खान साहब ने कहा है कि अब ये तकरीबन 1 माह के करीब बनता है, और जिस किस्म के मुतालबात हैं जो कि इंतहाई माकूल हैं, इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जो हुकूमत ना कर सके, और उसमें कोई हर्डल भी नहीं होनी चाहिए। तो हम उम्मीद तो ये करते हैं कि अगर हुकूमत इन मामलात को सेटल करना चाहती है, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अदमी इस्तेहकाम है इसे खत्म करना चाहती है, तो हुकूमत पॉजिटिव जस्टिस का मुजाहरा करे। साहिबजादा साहब के वक्त का शुक्रिया। लेकिन मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगी इस प्रोग्राम में एक और बात जो ज़ेरे बहस आई, इससे पहले जो हम गुफ्तगू तज्जियाकारों से कर रहे थे, यहूदी एजेंट करार देने का एक सिलसिला पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर हमने देखा। सियासतदानों को मुल्क दुश्मन भी करार दिया गया, उनको यहूदी एजेंट भी कहा गया, फॉरेन एजेंट भी कहा गया, और इसके साथ साथ उनकी जाती किरदार कुशी का भी एक सिलसिला जारी रहा। तो हमारी ये कोशिश होती है कि सियासतदानों के बारे में इस किस्म की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर इस प्रोग्राम में बात करने की गुंजाइश ना रखें। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।